अब अगला प्रॉब्लम, आप लिखेंगे एक्स वाई और एक्स जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी सेकंड रैंक टेंसर का कंपोनेंट है। तो आपको इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 3 में यह याद रखना होगा कि टेंसोरियल नोटेशन में ये अगर मैं लिखती हूँ टी क्यू कॉमा के टी कॉमा क्यू, ठीक है, इन्हें स्फेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है एल एम थीटा फाई। तो मुझे लगता है कि आप इन सब के बारे में जानते हैं। आपने अपनी रेगुलर क्लासेस में देखा है कि टेंसोरियल नोटेशन या इन टेंसर्स को स्फेरिकल हार्मोनिक के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो आपके पास होगा, आप लिख सकते हैं, अगर मैंने के कॉमा क्यू लिखा, यह है के कॉमा क्यू, ठीक है, थीटा फाई, और यह टेंसर उदाहरण के लिए अब मेरे पास है 2 क्यू। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए यह है रैंक 2 टेंसर। जब मैं के इक्वल टू 2 लिखती हूँ तब यह दर्शाता है कि यह रैंक 2 टेंसर है। ओके, तो यह है रैंक 2 टेंसर और आपको रैंक 2 टेंसर मिल सकता है 2 का टेंसोरियल प्रोडक्ट लेकर मतलब ए कुछ 1 कॉमा क्यू टाइम्स बी 1 कॉमा क्यू और आप इनका सम लेंगे तो यह है Q1 Q2। तो अगर मैं Q1 Q2 का सम लेती हूँ तो Q1 कोई भी वैल्यू ले सकता है और यहाँ कोएफिशिएंट लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसे कोएफिशिएंट के रूप में लिखा जा सकता है, जो यहाँ पर लिखना रह गया है Q1 Q2 और K Q, या इसे दर्शाने का दूसरा एक तरीका है 1 1 2 Q1 Q2 Q। तो यह Q अनुरूप है किसे 2 के रूप में, Q1 अनुरूप है किसे 1 के रूप में और Q1 अनुरूप है के 1 से 1 के रूप में। तो टेंसोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए या फिर हम इसे मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले यह याद रखें कि कैसे इरेड्यूसिबल टेंसर्स के टर्म्स में कोऑर्डिनेट या एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए इरेड्यूसिबल टेंसर्स कैलकुलेट करने के लिए 2 इरेड्यूसिबल टेंसर्स के प्रोडक्ट के लिए हमें यह जानना होगा कि इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रिड्यूसिबल फॉर्म के टर्म्स में। तो रिड्यूसिबल फॉर्म आप लिखेंगे इरेड्यूसिबल फॉर्म के रूप में और फिर आप साबित कर सकते हैं कि यह W या ओमेगा इनटू इरेड्यूसिबल टेंसर्स का प्रोडक्ट है जो स्केलर है। तो असल में ये है, अगले प्रॉब्लम में हम यह साबित करेंगे कि ये स्केलर है। तो यह जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है जिसे हम 4th प्रॉब्लम में देखेंगे। तो अब यहाँ इस बात को याद रखना होगा कि अगर मेरे पास ए है, ओके, तो मैं लिख सकती हूँ A1 1 है माइनस एक्स प्लस आई माइनस एक्स माइनस आई वाई, सॉरी, माइनस एक्स माइनस आई वाई, और A1 माइनस 1 है माइनस एक्स, यह बन जाएगा प्लस एक्स। तो यह होगा प्लस एक्स माइनस आई वाई। तो जनरली मैं यहाँ लिखूंगी A1 प्लस माइनस 1, इसे लिखेंगे माइनस प्लस एक्स माइनस आई वाई, और A1 0 Z का कंपोनेंट है इस Z। तो इसके जरिए हम वास्तव में मूल्यांकन कर सकते हैं सरल तरीके से, जहां हम वास्तव में यहाँ x लिख सकते हैं या यहाँ पर आप बस Z लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ रेडियल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख रही हूँ, जहाँ एक कोई रेडियल कोऑर्डिनेट है
ओके, तो जब ए रेडियल कोऑर्डिनेट है तब आप x प्लस आई वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं और a10 होगा z कंपोनेंट। अगर मैं ए को कोई मोमेंटम ऑपरेटर लेती हूँ तो यह होगा px py pj। अगर मैं वेक्टर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूंगी तो यह होगा x ay iz। यह फॉर्म अभी भी समान होगा, इसलिए x की जगह आ जाएगा x या pxy की जगह आएगा ay या pyz की जगह आएगा az या pz। तो प्रॉब्लम हल करना शुरू करने से पहले आपको इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना होगा। तो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जहां मैं लिखूंगा यह t। अब यहाँ पर k है इक्वल टू 2 जो सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, रैंक 2 टेंसर, और q इक्वल टू 2 है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ a11 b1 1। ओके, तो हम एक उदाहरण लेंगे जहां आपके पास है a q क्रॉस q या 1 1 1 है कंपोनेंट। तो q हमारे पास q पर कंस्ट्रेंट है कि q होना चाहिए इक्वल टू q1 प्लस q2। तो हमारे पास होगा 1 1 यहाँ पर। ओके, तो इसके साथ मैं कुछ ट्राई कर सकती हूँ। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, तो अगर मैं यह अज्यूम करती हूँ कि ये बस रेडियल कंपोनेंट है, ए गोज टू ए रेडियल कंपोनेंट, बी भी रेडियल कंपोनेंट है, तो मेरा a2, जब मैं पहले दिखाए हुए टर्म्स में लिखती हूँ जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 1, 1। ओके, तो मेरे पास बस यह होगा x प्लस आई वाई होल स्क्वायर बराबर। तो मेरे पास होगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। यह होगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो जब मेरे पास यह है तो हम इसे स्क्वायर करेंगे, मुझे मिलेगा x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं। 2, 2 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, और इसी तरह से 2 माइनस 2 लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i वाई एक्स। यहाँ आप बस इन दोनों को जोड़ देंगे, और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा 1/2 t2 प्लस t2 माइनस 2। तो आपसे इसे ही कैलकुलेट करने की उम्मीद की जाती है। इसी तरह से समान स्ट्रीम में समान रेखा का इस्तेमाल करके आप एक्स वाई और एक्स जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यह दूसरा DIY है, DIY। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको कुछ अनुमान लगाने होंगे। अब x और y आप यहाँ से सीधे देख सकते हैं। मैं तो यहाँ से सबट्रैक्ट कर सकती हूँ और मुझे मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया है। अब आपको यह सोचना है कि आपको x z के लिए कैसे मिलेगा। ओके, यह और आपको यह मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम के अगले हिस्से में हमने इस थर्ड प्रॉब्लम में जो कुछ भी किया है उसी तरह से विचार करके हम फोर्थ प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो जब आप शुरू करते हैं तब आपको फिर से यह याद दिलाना चाहती हूँ कि ध्यान रखें कि t मैंने पहले के केस में बताया था, लेकिन मैं इसे फिर से इसे लिखूंगी माइनस प्लस x माइनस आई वाई t1, 0 और कुछ नहीं बल्कि z कंपोनेंट है। और याद कीजिए कि मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा a डॉट b। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखते हैं तब हम इसे कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे ax bx प्लस ay by az bz बराबर। तो मैं आपके लिए इसे लिखती हूँ ax bx प्लस ay by प्लस az bz। मैं इसे ऐसे लिखूंगी। तो अब हमें इसे करेंगे इरिड्यूसिबल टेंसर्स के टर्म्स में लिखेंगे। ऐसा कर सकते हैं। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और अपने आप को समझाएं मैंने यहाँ क्या लिखा है। a1 माइनस 1 b1 1 माइनस a1 1 b1 माइनस 1 प्लस
A10 B10। तो यह है, मैं इसे ऐसे ही नहीं लिख रही, आपको बस इसे फिर से लिखना होगा या आप इसे लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म में जहां आपके पास ए और बी की संभाव्य वैल्यूज हैं। तो ए के पास टेंसर्स हो सकते हैं या ऐसे टर्म्स हो सकते हैं जिनमें शामिल है AR1-1 वैसे ही बी के लिए। और आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि आपको XBX प्लस AY BY प्लस AZ BZ मिल जाए। तो आप यह कर सकते हैं कि कैसे यह ट्रांजिशन होता है, या दूसरे तरीके से आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं और आपको यह टर्म मिलेगी। अब मैं इस टर्म को कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिखूंगी। तो कॉम्पैक्ट नोटेशन क्या है, मैं यहाँ सोच सकती हूँ कि यह ए मेरे पास इन सब में 1 है और क्यों बदल रहा है, क्यों है -1 या 1 या 0, यह या तो 1 है 0 है या -1 है। तो मैं क्यू पर समेशन ले सकती हूँ कि यह 1 से -1 से 1 टाइम्स बी 1 माइनस क्यू। आप यहाँ देख सकते हैं कि बी डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, इसलिए मैं इसे ऐसे लिखूंगी और मेरे पास 1 टाइम्स क्यू के फैक्टर है, इसलिए मेरे पास होगा यह कॉम्पैक्ट नोटेशन के फॉर्म में, इसलिए मेरे पास 3 टर्म्स हैं। आप फिर से इसे चेक कर सकते हैं। इस स्टेप तक यह बहुत आसान है और A.B ए स्केलर है। यह साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको स्केलर प्रोडक्ट लिखना है इरिड्यूसिबल टेंसर के टर्म्स में। तो अब आपको पता है कि यह रिड्यूसिबल टेंसर है। रिड्यूसिबल ऑपरेटर्स या टर्म्स जिन्हें हमने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में लिखा है, और मैं आपको एक हिंट दूंगी जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दिखा सकें कि इसे ओमेगा कहते हैं, यह टर्म इक्वेशन के एक्सप्रेशन में ओमेगा है। अगर आप यह साबित कर सकें कि J प्लस माइनस ओमेगा इक्वल टू 0 है और JZ ओमेगा इक्वल टू 0 है, फिर आप अप्रत्यक्ष रूप से यह दिखा रहे हैं कि ओमेगा स्केलर है। तो जब आपके पास ऑपरेटर का कम्यूटेटर स्केलर के साथ है तो यह हमेशा 0 होता है। आपको नोटेशन के अनुसार यह पता है, लेकिन यह जॉब करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि J प्लस J माइनस और JZ का कम्यूटेटर क्या है इन रिड्यूसिबल टेंसर इरिड्यूसिबल टेंसर के साथ। तो मैं आपको और एक हिंट दूंगी जो आपके प्रॉब्लम को और भी ज्यादा आसान बना देगी। तो यह है JK, Q है QH क्रॉस। हमने यह पहले देखा है और आपने यह भी देखा है प्रॉब्लम में, जहां हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स है और हमने इस तरह के कम्यूटेटर ब्रैकेट के बारे में चर्चा की थी। तो आपके लिए यह नई बात नहीं है, लेकिन हम बस इसे याद करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप इसे सीधे प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मुझे प्लस और माइनस के बारे में यकीन नहीं है, तो मैं बस इसे ऐसे लिखूंगी प्लस माइनस। आपके पास यह होगा H क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ Q के प्लस Q इंटू के माइनस Q प्लस या माइनस। तो आपको इस पार्ट को भी चेक करना होगा। ओके, लेकिन आपके पास यह पहले से ही है, लेकिन यह बस एक हिंट है, एक आउटलाइन है, इसलिए आप 4th प्रॉब्लम करेंगे। ओके, अब 5th प्रॉब्लम हम इस पॉइंट पर असल में स्किप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यह ट्यूटोरियल का हिस्सा था इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। यह स्पष्ट नहीं है, तो अब अगले ट्यूटोरियल में हम ऐसी एक्सरसाइज ऐसे प्रॉब्लम रिपीट करेंगे। तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको यकीन नहीं है कि क्या हो रहा है, चूंकि विग्नर ऑपरेटर विग्नर एकार्ट थ्योरम पर आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आखिरी ट्यूटोरियल में सब फिर से रिवीजन होगा। तो आपको दिया हुआ प्रॉब्लम रोटेशनली इनवेरिएंट सिस्टम है। फ्री स्पेस डायमेंशन में डायपोल मोमेंट के Z कंपोनेंट का मैट्रिक्स एलिमेंट में जो है हाफ Z कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है।
किसी ए वैल्यू के रूप में और ए के टर्म्स में हमें डायपोल मोमेंट का एक्स कंपोनेंट ढूंढना है और आपको कुछ हिंट दी हुई है। तो हम इस प्रॉब्लम को असल में हल करने से पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं आपको एक उदाहरण दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम में असल में क्या हो रहा है। तो बात यह है कि जब आप मेजरमेंट करते हैं आपको z कंपोनेंट का आउटपुट दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट करने वाले आपको z कंपोनेंट का आउटपुट देंगे और आप असल में चाहते हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तब आपको किसी अन्य क्वांटिटी का डेटा चाहिए होता है। यहाँ आपके पास pz है, तो pz पाने के लिए आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन किसी और तरह से आप pz px प्राप्त सकते हैं। तो विग्नर-एकार्ट थ्योरम इस्तेमाल करके px मिल सकता है। जब आप विग्नर-एकार्ट थ्योरम इस्तेमाल करते हैं आपको ऑब्जर्वेबल्स की सही वैल्यू नहीं मिलेगी, यह ध्यान में रखना, लेकिन आप नॉन ऑब्जर्वेबल्स के टर्म्स में इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम में आप pz ऐसे लिख सकते हैं या आप pz और px का अनुपात ले सकते हैं। तो यहाँ आपको एक हिंट दी गई है कि px है 1/√2 टाइम्स p प्लस p माइनस, यहाँ माइनस साइन है और p माइनस। तो जब आप ऐसे प्रॉब्लम हल कर रहे होते हैं तब आप लिख सकते हैं, मैं इसे कहूंगी b, जो है हाफ px हाफ यही पूछा था बराबर, यहाँ माइनस साइन है। ओके, मैंने कॉमा स्किप किए हैं लेकिन आप समझ सकते हैं। तो यह इसे मैं लिख सकती हूँ p प्लस और p माइनस। जाहिर है कि p माइनस इस पर कार्य नहीं करेगा, p प्लस इस पर कार्य करेगा, तो यह होगा, यह हमें देगा नॉन जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यह मुझे देगा माइनस हाफ p प्लस हाफ माइनस हाफ। अब फिर से आपको यह फिर से इरिड्यूसिबल टेंसर के टर्म्स में लिखना होगा। जब मैं इसे इरिड्यूसिबल टेंसर के टर्म्स में लिखती हूँ मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा, याद रखना मैं यहाँ विग्नर-एकार्ट थ्योरम लिखूंगी, या हम पहले इरिड्यूसिबल टेंसर पार्ट को देखेंगे और फिर मैं लिखूंगी विग्नर-एकार्ट थ्योरम। तो यह होगा और कुछ नहीं बल्कि हाफ यहाँ मेरे पास होगा रे 1 हाफ माइनस हाफ। इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और विग्नर-एकार्ट थ्योरम लिख सकते हैं। तो विग्नर-एकार्ट थ्योरम है WE थ्योरम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। WE थ्योरम है कहता है कि आप इसे लिख सकते हैं हाफ, या मैं इसे m के टर्म्स में लिख सकती हूँ m1 m2 J2 m2 T K Q J1 m1 को लिख सकते हैं कांस्टेंट पार्ट J1 और J1 m1 K Q। यहाँ आपके पास है J2 Q m2, यह है एक K, यह है J2, यह है Q और यह है A। तो मेरे पास है J2 m2 J1 m1 और यह है मेरा इरिड्यूसिबल टेंसर। और मैं दो पीस के टर्म्स में लिख सकती हूँ, एक कांस्टेंट पार्ट और दूसरा होगा CG कोएफिशिएंट के फॉर्म के रूप में, जिसे आप हल कर सकते हैं। तो यह होगा J1 m1 के J2 Q m2। इस तरह से इसे लिखा जाता है। तो pz के मामले में जो है माई pz यह था हाफ pz हाफ डिवाइड बाय हाफ px हाफ माइनस हाफ, यह है a/b।
और यह क्वांटिटी, इसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर से लिख सकते हैं ऐसे। मेरे पास है दो टर्म्स जो इन कांस्टेंट टर्म्स को कैंसिल करते हैं। तो जब मैं a बटा b लिखती हूँ तब मेरे पास है हाफ, हाफ, 1/2, 0, हाफ। ओके, केवल इतना ध्यान रखना कि यहाँ मेरे पास है कि जो है 1 क्यू है 0, तो यह रिजल्ट मिलेगा और लेफ्ट साइड में जाहिर है मेरे पास है हाफ और हाफ। ओके, मैंने लिखा है तो यह ब्रैकेट है, तो मेरे पास है हाफ हाफ और यहाँ मेरे पास है 1, तो यह है ए हाफ, फिर है ए 1 और ए माइनस हाफ। ओके, तो आप इन क्वांटिटीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारा b होगा b, आपको CG टेबल का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू ढूंढनी होगी। आप CG टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन क्वांटिटीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका k है 1 और आपका q भी 1 है। ओके, तो b आपको पता चलेगा कि यह a के इक्वल है। तो अगर यह स्पष्ट नहीं है तो आपको अगले ट्यूटोरियल में यह समझ आ जाएगा। तो अब हम यहीं पर रुकेंगे और अगले सेशन में अगला ट्यूटोरियल कंटिन्यू करेंगे जो फाइनल सेशन होगा।